हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। ये तीसरा टेस्ट है जिसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना यहाँ पे सही हो रहा है। आप जीएस में कोशिश करिएगा 80 प्लस रहने का, और हिंदी में कोशिश करिएगा कि आपका 55 प्लस सही रहे माइनस मार्किंग के बाद। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर निम्नलिखित में से कितना है। तो ये प्रजनन दर जो है कितना है, तो ये 2.0% है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल प्रजनन दर 2.0 है, जो 2014 में 2.3 थी। दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में TFR, जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, यानी कि कुल प्रजनन दर 1.4 है, जो प्रतिस्थापन दर यानी कि प्रतिस्थापन दर जो है यह 2.1 है, से काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दशक में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। तो यहाँ पे 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। तो ये वृद्धि दर देखी गई है केरल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे केरल में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी कितनी थी, तो 4.91% थी। बिहार में ये 25.4%, और तमिलनाडु में 15.6%, और पश्चिम बंगाल में ये 13.8% थी। तो इसमें से बिहार में सबसे ज़्यादा थी ऑप्शन में से, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो केरल में थी 4.91%। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनसंख्या अध्ययन में निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है वर्ष 1921 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 को एकमात्र ऐसा जनगणना वर्ष रहा है जिसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक यानी कि -0.31% रही। इसलिए वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और छत्तीसगढ़ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात जो है अरुणाचल प्रदेश में 972 है, मिजोरम में 970 है, और मेघालय में 970, और छत्तीसगढ़ में 969 है, केरल में 964 है, और असम में 962। तो यहाँ पे ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है, और यहाँ पे अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा जिसमें है उसको सबसे पहले लिखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो यहाँ पे किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो ये लक्षद्वीप में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8% है, दमन एवं दीव 87.1% है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे 86.6% है, और दिल्ली में 86.2%, और चंडीगढ़ में 86% है। तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप में हो जाएगा कितना, तो 91.8% यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम स्त्री साक्षरता की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर वाले राज्य निम्नलिखित हैं। बिहार में सबसे कम है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, और उससे अधिक जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। दूसरा है कि 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर 20.8% रही। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जातियां जो है मिजोरम में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है यह उत्तर प्रदेश में है जनसंख्या के हिसाब से। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाएगा तो ये पंजाब हो जाएगा। एससी की बात हो रही है यहाँ पे, एसटी की बात नहीं हो रही है। तो सबसे सर्वाधिक एससी कहाँ पे, तो ये उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम जो है यह मिजोरम में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति हैं, फिर महाराष्ट्र में, और उससे कम उड़ीसा, और फिर उससे कम राजस्थान में। सबसे अधिक यहाँ पे मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और सर्वाधिक एससी अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले वर्ष 1961 से 71 के दशक में देखी गई। दूसरा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.6% रही। यहाँ पे वार्षिक वृद्धि दर के बारे में बात कर रहा है। तो इसका कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो भारत की जनसंख्या जो है घनत्व के बारे में एक जो सही हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंतर बढ़ रहा है। तो 20वीं सदी की शुरुआत यानी कि वर्ष 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व जो था कितना था? तो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो निरंतर बढ़ते हुए 2011 में कितना हो गया है? तो 2011 में याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो कि 1901 में कितना था? तो 1901 में ये 77 था, और 2011 में ये हो गया है 382। तो ये जो है भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ये निरंतर बढ़ रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। दूसरा है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो कौन सा इसका कथन सही होगा? तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनघनत्व वाला है? तो यहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछा गया है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य हो जाएगा यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो इसका दूसरा स्थान है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में। पहले स्थान पर बिहार आ जाएगा। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य बिहार, जिसका जनघनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का कितना है? तो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। तो पहले स्थान पर बिहार होगा, और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तीसरे स्थान पर आ जाएगा आपका केरल, जो कि 1860 यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, इसको याद रखिएगा, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बिहार होगा, फिर पश्चिम बंगाल होगा, फिर यहाँ आपका आ जाएगा केरल, और फिर चौथे स्थान पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रश्न में चूंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, बिहार नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल ही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, और फिर तीसरे स्थान पर बिहार, और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इनका जो सीक्वेंस बनेगा तो 4, 2, 3, 1, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और फिर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्यों का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका जो अवरोही क्रम होगा यह हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केरल में जो लिंगानुपात है कितना है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं।
यानी कि लिंगानुपात जो है पुरुषों के हिसाब से महिलाओं की जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है। तमिलनाडु में कितना हो जाएगा, तो तमिलनाडु में 996 है, 996 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। आंध्र प्रदेश में 993 हो जाएगा, 993। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में 991 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि न्यूनतम रही है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो हो जाएगा यह हो जाएगा ठाणे। और महाराष्ट्र का एक जिला हो जाएगा ठाणे, और दूसरा पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना जो है यह दूसरे स्थान पर आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अंतर्गत जनसंख्या प्रगणन की प्रश्नावली में निम्नलिखित में से कुल कितने प्रश्न थे? तो इसमें कितने प्रश्न थे टोटल? तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या थी यह थी 29। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 890, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 919, भारत का औसत लिंगानुपात 943। तो इसमें से कौन सा जो है मैच नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है 890 नहीं है, ये अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात हो जाएगा ये 990 होगा, ना कि 890। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, शेष सभी युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है? तो ये लिंगानुपात ईसाइयों में सर्वाधिक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। सर्वाधिक ईसाइयों में है, कितना है ये लिंगानुपात? तो ईसाइयों में जो लिंगानुपात है यह 1009 है। उसके बाद हिंदू आ जाएंगे। हिंदू में कितना है? तो हिंदू में 939 लिंगानुपात है, यानी कि 939 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। सिखों का लिंगानुपात 903 है, बौद्धों का 965 है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज किया गया है? जैन, सिख, ईसाई या फिर मुस्लिम? तो ये जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर अगर किसी धार्मिक संप्रदाय में हुआ है तो वह मुस्लिम्स में हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें धर्म आधारित साक्षरता सर्वाधिक दर्ज किया गया है? जैन, हिंदू, ईसाई या फिर मुस्लिम? तो धर्म आधारित साक्षरता जो सर्वाधिक दर्ज किया गया है यह जैन में दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे कम जनघनत्व तो किसका है? तो अंडमान निकोबार का यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्यों को आरोही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मेघालय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो पुरुष की साक्षरता दर है यह कम है, यानी कि सबसे कम बिहार में है, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, फिर उससे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में और उससे ज़्यादा मेघालय में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितना युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ स्त्री पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत में अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पे राजस्थान में 27.1% का अंतर है स्त्री और पुरुष की साक्षरता में, बिल्कुल सही है। झारखंड में 21.4% का, जम्मू कश्मीर में 20.4% का और छत्तीसगढ़ में 20.1% का। तो चारों यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो भारत के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो भारत के सरचिप जिले में साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। पहले स्थान पर सरचिप आएगा, दूसरे स्थान पर अजावल है, यह भी मिजोरम का ही जिला है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष जनघनत्व वाला जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह गाजियाबाद हो जाएगा, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ और फिर रविदास नगर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। त्वचा का आंसर किसके कारण होता है? तो त्वचा का आंसर होता है पराबैंगनी प्रकाश के कारण। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा दूसरा। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है तीसरा। वैश्विक तापन किसके कारण होता है? तो वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। और ओजोन छिद्र जो है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कच्छ में। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे, चिपको आंदोलन, SL बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, एपिको आंदोलन, पी हेगड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही सुमेलित नहीं है। शांत घाटी आंदोलन से संबंधित बाबा आमटे नहीं थे, शांत घाटी आंदोलन से संबंधित डॉक्टर सलीम अली थे। तो यहाँ पे बाबा आमटे जो हैं यह वन्यजीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, ना कि शांत घाटी आंदोलन से। तो पहला यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। शेष सभी युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा वर्ष 1987 से प्रारंभ किया गया था। ये जो है यूनेप के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नियरी अवस्थित है? तो नियरी जो है महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? वाल्टर जी रोसेन, जी टेलर, अर्नेस्ट हैकर या फिर टांसले? तो यहाँ पे टांसले ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को 1935 में जो है सर्वप्रथम संकल्पित किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये इनमें से सामुद्रिक, पर्वतीय, घास के मैदान और मरुस्थलीय दिया हुआ है। तो कौन सबसे अधिक फैला हुआ है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर? तो ये हो जाएगा सामुद्रिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। तो और जो शेष बचा हुआ है 29% इस पे जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। दूसरा है कि जब ऊर्जा का पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। दूसरा है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है यहाँ पे तापमान टेम्परेचर भी अधिक रहता है और वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता जैसे जैसे हम अक्षांशीय यानी कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो सूर्य ताप भी कम होगा और वैसे वैसे जो है वहाँ पे बारिश भी कम होगी और जिसकी वजह से जैव विविधता जो है घटता जाएगा। अगर प्रश्न पूछता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ेगी तो ये गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता कम होती है, जबकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। इसको याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन ब्रह्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय नौसेना द्वारा म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए इसे संचालित किया गया था। दूसरा है कि भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान की तरफ से सतपुड़ा और सावित्री जहाज ने हिस्सा लिया था। कौन सा कथन सही होगा? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो भूकंप आया था म्यांमार में इसकी तीव्रता कितनी थी? तो 7 रिएक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का ये भूकंप था।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक को कौन सा संस्थान प्रकाशित करता है? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन जो है यह इसे प्रकाशित करता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया जा रहा है? तो इसे शुरू किया जा रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए तथा इनको तिथि के आधार पर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे दिवस दिया हुआ है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को। और राष्ट्रीय वन दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा विश्व गौरैया दिवस, यानी कि पहले तीसरा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और पहले तीसरा फिर चौथा, पहले तीसरा फिर चौथा, फिर उसके बाद आ जाएगा विश्व जल दिवस यानी कि दूसरा, और फिर हो जाएगा पहला। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा 3 4 2 1 होगा। 3 4 2 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में सही सुमेलित हैं। कितने यहाँ पे सही सुमेलित हैं यह पूछा गया। पश्चिम बंगाल डॉल्फिन की संख्या 815, असम 162, बिहार 2220, उत्तर प्रदेश 2397। तो किसमें कौन जो है, कितने युग्म ऐसे हैं जो कि यहाँ पे सही सुमेलित हैं? तो 3 युग्म यहाँ पे सही सुमेलित हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है असम 162, ये गलत है। असम में 162 नहीं, असम में जो डॉल्फिनों की संख्या है यह कितनी है? तो यह 635 है। 635 है, ना कि 162। तो यहाँ पे बी वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म टाइगर रिजर्व राज्य सही सुमेलित नहीं है? माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। रातापानी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र ये सही नहीं है, गलत है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का ना होकर के मध्य प्रदेश का ही एक टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया है? तो ये दर्जा प्रदान किया गया है IRCTC को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 4 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी कि IRFC को नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया। सरकार के इस निर्णय से अब सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे PSU को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। तो ये जो मतलब दोनों कंपनियां हैं, इसमें IRTC जो है ये 25वें नंबर की है, और जो IRFC है यह 26वें नंबर की है। और टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 26 हो गई है प्रेजेंट में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बीमा ब्रांड कंपनियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें शीर्ष से निम्न के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पे सही सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस में ही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिताथल और तिघराना हड़प्पाकालीन स्थल को निम्नलिखित में से किस राज्य ने आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल एवं स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो यह किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के नेतृत्व में गठित एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ जनपद दिया हुआ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है, तो ए का हो जाएगा पहला। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में ये स्थित है, तो सी का हो जाएगा चौथा। और केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश की झांसी में स्थित है, तो डी का दूसरा हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 2 4 और 3।
सॉरी 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ जनपद दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ये जो है प्रयागराज में है, ये भी यहाँ पे सही है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ आगरा में स्थित है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान जो है ये वाराणसी में ना स्थित होकर के लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही सुमेलित हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ऑप्शन बी है कि इसका देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 05 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और ऑप्शन सी है कि इसकी उत्तरी सीमा नेपाल और भूटान से मिलती है, जो कि बिल्कुल सही है। और ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन सी ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी उत्तरी सीमा नेपाल से तो लगती है बट भूटान से नहीं लगती, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और प्रश्न में पूछा भी गया है कौन सा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भूटान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर तथा दक्षिणी जिला सोनभद्र है, तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसके सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है। 11 जिले जो है उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, इसको भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति व भौगोलिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश को 4 आर्थिक जोन में बांटा गया है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु समानता उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपदों को आर्थिक व भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश को 4 आर्थिक जोन में बांटा गया है। अब ये 4 आर्थिक जोन में कितने कितने जिले हैं ये देख लेते हैं। तो पूर्वांचल में 28 जिले हैं, मध्यांचल में 10 जिले हैं, पश्चिमांचल में 30 जिले हैं और बुंदेलखंड में जो है 7 जिले हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि तराई क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं जो भाबर क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं, गलत है। दूसरा है कि भाबर क्षेत्र में जलोढ़ और जलोढ़ शंकु जैसे नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ जो है बनती हैं, तो कौन सा कथन सही होगा। दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन पहला सही नहीं है। पहला इसलिए सही नहीं है क्योंकि भाबर क्षेत्र जो है वो सबसे पहले आता है, भाबर आएगा। देखिए अगर सीक्वेंस पूछा जाए तो भाबर एक किसी भी पर्वत के नीचे की एक स्थिति जो होती है उसके बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि मैदान आने के पहले, पर्वत और मैदान आने के पहले ये जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले भाबर यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं गोलास में होते हैं उनके बारे में यहाँ पे सबसे पहले भाबर होगा। पहले मतलब पर्वत के बाद भाबर के बाद तराई के बाद बांगर और फिर खादर। तो यहाँ पे भाबर में जो नदियाँ होती हैं विलुप्त हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि ये बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और फिर से कहाँ प्रकट होती हैं, तो तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र जो है यह दलदली एरिया होता है, तो यहाँ पे नदियाँ फिर से प्रकट होती हैं। तो पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, किसी भी पर्वत गिरिपद में जो स्थलाकृतियाँ होंगी सबसे पहले भाबर आएगा, फिर उसके बाद तराई हो जाएगा और फिर बांगर हो जाएगा जो कि प्राचीन जलोढ़ होता है, और फिर खादर नवीन जलोढ़ हो जाएगा, खादर। इसको याद रखिएगा, ये मैदान की ही विशेषता है, लेकिन खादर आने से पहले ये इतनी सारी विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म मेला जनपद सही सुमेलित नहीं है। बटेश्वर मेला आगरा बिल्कुल सही है, ददरी मेला बलिया बिल्कुल सही है, सरधना मेला बदायूं गलत, नौचंदी मेला मेरठ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सरधना मेला जो है यह मेरठ का मेला है,
ये बदायूं का मेला नहीं है, बदायूं में जो है ककोरा मेला लगता है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ महोत्सव है, दूसरी तरफ जनपद दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। सुलाकुल महोत्सव आगरा बिल्कुल सही है। देव दीपावली उत्सव वाराणसी बिल्कुल सही है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर बिल्कुल सही है। और यमुना महोत्सव जो है ये तो मथुरा, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे 4 के चारों बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब घोषित किया गया, तो यह घोषित किया गया था वर्ष 1858 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सराय नाहर राय में झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के अवशेष मिले हैं। दूसरा है कि महादहा से हड्डियों से बने बाड़ाग्र एवं आभूषण मिले हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थलों की पहचान हड़प्पाकालीन बस्तियों के रूप में की गई है। तो हड़प्पाकालीन बस्तियों के रूप में किनका किनका जो है यहाँ पे पहचान किया गया है, तो चारों का पहचान किया गया है, यानी कि बड़ा गाँव, हुलास, मानपुर और कैराना, चारों यहाँ पे हड़प्पाकालीन बस्तियों के रूप में पहचाने गए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कलाकार दिया हुआ है और सूची 2 में शास्त्रीय गायन या फिर वादन इनका दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई वादक थे, तो बी का हो जाएगा पहला। कोदऊ सिंह तो ये हो जाएंगे पखावज वादक, बी का हो जाएगा दूसरा। गिरिजा देवी तो गिरिजा देवी जो है ठुमरी गायिका हो जाएंगे, सी का हो जाएगा चौथा। और दुल्ले खां ये सरोद वादक हो जाएंगे, यानी कि डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो है यह सहारनपुर में किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। सूची 1 में प्राचीन महाजनपद है, सूची 2 में आधुनिक जिले हैं। मल्ल तो मल्ल जो है यह कुशीनगर बिल्कुल सही है। कौशल श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी, सूरसेन, मथुरा, तो 4 के चारों यहाँ पे सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। कानपुर तात्या टोपे, फैजाबाद मौलवी लियाकत अली फैजाबाद से नहीं थे, ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से थे। गोरखपुर गजाधर सिंह और मथुरा देवी सिंह बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे ए सी और डी बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। फैजाबाद से जो थे यह मौलवी अहमदुल्ला थे, और यहाँ पे मौलवी लियाकत अली जो थे ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से थे 1857 की क्रांति में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, शेष युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक, नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस वर्ष देवबंद आंदोलन को शुरू किया गया था। तो देवबंद आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, तो देवबंद आंदोलन 1966 में शुरू किया गया था। तो मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक, नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866 से 67 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। गलत दिया हुआ है, 1900 नहीं होगा, 1866 होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर को घटते अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये अनुक्रम हो जाएगा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों में यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद और फिर औरैया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। सूची 1, सूची 2 यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति लिंगानुपात 907, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 951, उत्तर प्रदेश 0 से 6
आयु वर्ग लिंगानुपात 902। तो ये सारे लिंगानुपात जो दिए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। और ये चार के चारों बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व निम्नलिखित में से कितना है। तो उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व जो है वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में, पूरे भारत में? तो चौथा स्थान है, याद रखिएगा, चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म हवाई अड्डा और जिला सही सुमेलित नहीं है। खरिया हवाई अड्डा आगरा, चकेरी हवाई अड्डा गोरखपुर में नहीं है, कानपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद बिल्कुल सही है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी चकेरी जो है कानपुर में है, याद रखिएगा, कानपुर का हवाई अड्डा है, फेमस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। शेष युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गाजियाबाद या फिर रायबरेली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आगरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, आगरा में स्थित है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पटना, तो पटना जो है एटा में स्थित है। पार्वती अर्गा जो है या गोंडा का वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो बी का हो जाएगा चौथा। रानीपुर, तो रानीपुर जो है या बादा का वन्यजीव अभ्यारण्य है। सैंडी जो है या हरदोई में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा क्या होगा, तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ यहाँ पे जनपद दिया हुआ है। कोयला सोनभद्र, चूना पत्थर मिर्जापुर, तांबा ललितपुर, प्लेटिनम झांसी। तो प्लेटिनम यहाँ पे झांसी नहीं ललितपुर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर के 3 युग्म यानी कि कोयला सोनभद्र, चूना मिर्जापुर और चूना पत्थर मिर्जापुर और तांबा ललितपुर, ये तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इस वजह से केवल 3 युग्म ही यहाँ पे सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जिले में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो यूरेनियम का उत्पादन एकमात्र जिला जो करता है वह है ललितपुर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। दूसरा है कि बाराबंकी और गाजीपुर में अफीम की खेती की जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर पंजाब। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है मध्य प्रदेश से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी लगती है और झारखंड से भी लगती है। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता वह पंजाब है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सहारनपुर है वही सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो सोनभद्र जो है इसमें से कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो सोनभद्र 3 राज्य की सीमा को 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो जिला है यह सोनभद्र है। और कौन कौन से राज्यों से ये सीमा स्पर्श करता है। तो छत्तीसगढ़ से करता है, झारखंड से करता है, बिहार से करता है और मध्य प्रदेश से करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह चंपावत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। दूसरा है कि शाखा और प्रशाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। रामगंगा नहर, रामगंगा नदी, आगरा नहर, गंगा नदी, गंडक नहर, शारदा नदी, सरयू नहर, घाघरा नदी। तो इसमें से कौन कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे रामगंगा नहर, रामगंगा नदी बिल्कुल सही है। आगरा नहर गंगा नदी पर नहीं है, यमुना नदी पर है, ये यमुना नदी पर
और गंडक नहर तो यहाँ पे शारदा नदी दिया हुआ है तो गलत है, बूढ़ी गंडक नदी पर ये स्थित है गंडक नहर। सरयू नदी तो सरयू नहर घाघरा नदी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 सही सुमेलित है, 2 गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजघाट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका निर्माण बेतवा नदी पर ललितपुर जनपद में किया गया है। दूसरा है कि इसका निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बराबर सहयोग से किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए भी सही, पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म बांध और नदी सही सुमेलित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी बिल्कुल सही सुमेलित है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। ललितपुर बांध जो है यह बेलन नदी पर ना होकर के शहजाद नदी पर है, शहजाद नदी पर स्थित है ललितपुर बांध। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सा गैस आधारित संयंत्र नहीं है। औरैया, दादरी, परीक्षा, आंवला। तो इसमें से जो है परीक्षा जो है ये गैस आधारित संयंत्र नहीं है, बाकी औरैया, दादरी और आंवला ये उत्तर प्रदेश के गैस आधारित संयंत्र हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। एक तरफ व्यक्तित्व है और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दिया हुआ है। अमीर खुसरो तो ये पटियाली में पैदा हुए थे, ए का हो जाएगा तीसरा। अबुल फजल तो अबुल फजल हो जाएंगे आगरा, बी का हो जाएगा चौथा। और राम प्रसाद बिस्मिल तो ये हो जाएंगे शाहजहांपुर से संबंधित थे, सी का हो जाएगा पहला। और निजामुद्दीन औलिया तो ये बदायूं से संबंधित थे, बदायूं में इनका जन्म स्थान है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो इसका जो सही कूट है यह हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ जनपद दिया हुआ है। दरी तो बरेली, बिस्कुट मोदीनगर, कांच फिरोजाबाद, कागज लुगदी सहारनपुर। तो यहाँ पे चारों जो हैं यह सभी सही सुमेलित हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दरी और कालीन में अंतर होता है। मोस्टली दरी जो है बिस्तर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है सोने के लिए, जबकि कालीन जो है ज़मीन पे बिछाने के लिए। तो कालीन के लिए भदोही हो जाएगा, लेकिन दरी की बात यहाँ पे हो रही है, तो दरी के लिए यहाँ पे बरेली जो है फेमस है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चारों यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म कृषि विश्वविद्यालय अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर बिल्कुल सही सुमेलित है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय सुल्तानपुर, ये गलत है, सुल्तानपुर में नहीं है, फैजाबाद में है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में स्थित है बिल्कुल सही है। बादा कृषि विश्वविद्यालय बादा में स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन बी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो है यह फैजाबाद यानी कि अयोध्या में स्थित है, ना कि सुल्तानपुर में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट्स के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में पार्क सिटी है, सूची 2 में जनपद दिया हुआ है। टेक्सटाइल पार्क तो टेक्सटाइल पार्क जो है यह वाराणसी में स्थित है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। वेब सिटी तो गाजियाबाद में। और मेडी सिटी तो ये लखनऊ में स्थित है। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म यानी कि जनजाति और जनपद सही सुमेलित नहीं है। बुक्शा बिजनौर बिल्कुल सही सुमेलित है। सहरिया ललितपुर बिल्कुल सही है। बैगा सोनभद्र में पाई जाती है जनजाति, बिल्कुल सही है। पहाड़िया यहाँ पे जो मिर्जापुर दिया हुआ है गलत है, पहाड़िया भी सोनभद्र की जनजाति है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शेष युग्म यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। सूची 1 में नक्षत्रशाला है, सूची 2 में इनकी अवस्थिति दी हुई है। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला तो रामपुर में स्थित है। और जवाहर नक्षत्रशाला तो ये प्रयागराज में स्थित है। तो 4 के चारों यहाँ पे सही सुमेलित हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही सुमेलित हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र जो हो जाएंगे आगरा और कानपुर जिले हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास इंद्र 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच चेन्नई में 14वां युद्धाभ्यास का आयोजित किया गया। दूसरा है कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज राणा, कुथार और समुद्री गश्तीपोत P-81 ने तथा रूसी नौसेना के जहाज पेचांग, रेंजका और अल्दार ने हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दोनों, यानी कि ये जो अभ्यास इंद्र के बारे में दिया हुआ है जो कि रिसेंट में 2025 में हुआ है, ये दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 एवं 2 दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म युद्धाभ्यास संबंधित देश सही सुमेलित नहीं है? सी ड्रैगन, भारत और मलेशिया। तो यहाँ पे गलत है। सी ड्रैगन जो है यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ना कि भारत एवं मलेशिया का। खंजर भारत और किर्गिस्तान बिल्कुल सही है। कारपेट भारत और बांग्लादेश बिल्कुल सही है। अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू घोस्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने ब्लू घोस्ट मिशन को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कराया। दूसरा है कि यह चांद पर सीधा उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन बन गया है। तो यहाँ पे इस संदर्भ में दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, VLSRSAM मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। दूसरा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्धाभ्यास तपस्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तलवार श्रेणी के युद्धपोत फ्रिगेट हैं। दूसरा है कि यह युद्धपोत सतह, पानी के नीचे और हवाई हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। किसके बारे में? तो युद्धपोत तपस्या के बारे में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने छात्राओं को उच्च शिक्षा की तरफ आकर्षित करने व ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को शुरू किया है? तो ये रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जो शुरू की गई है, ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर गीडा सेक्टर 26 में किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? निखिल सिंघल, चंद्रिका टंडन, राजकमल झा या फिर सामंथा हार्वे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा निखिल सिंघल को। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे एक धार्मिक सर्किट कितने जिलों को मिलाकर बनाई जाएगी? तो ये 7 जिलों को मिलाकर बनाई जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है, वे जिले हैं प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अनुवादक सुविधा से संपन्न देश की पहली विधानसभा निम्नलिखित में से किस राज्य को घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है किस राज्य को? तो ये घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर हैं उसको बहुत आप लोग ध्यान से देखा करिए, क्योंकि आरओ में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 110 या फिर 115 तक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे।
इसका आंसर बताते हुए चलेंगे आप लोग। क्वेश्चन का ये जो PDF है जो टेलीग्राम में अपलोड होगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो अनुक्रम 1 2 5 फिर खाली स्थान है 677 में लुप्त संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे लुप्त संख्या जो हो जाएगी यह हो जाएगी 26। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। PQ से बड़ा है जबकि R तथा ST से बड़े हैं। TP व R के मध्य स्थित है। यदि R Q से बड़ा है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से T जो होगा वह Q से बड़ा है, ये कथन यहाँ पे सत्य होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 PM से 12 AM के बीच एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितनी बार विपरीत दिशा में होंगी? तो यहाँ पे कितनी बार ये विपरीत दिशा में होंगी? तो ये 7 बार विपरीत दिशा में होंगी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 104। अनुक्रम दिया हुआ है पर विचार कीजिए जो कि एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस अनुक्रम को पूरा करता है? तो इस अनुक्रम को पूरा करने वाला यहाँ पे कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि BDABC। नेक्स्ट है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट को VUGXTCJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को कैसे लिखा जाएगा? तो फार्मर को लिखा जाएगा TGOTCH। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे जो लुप्त संख्या है वो क्या हो जाएगी? तो यह हो जाएगी 3। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ पे 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें जो त्रिभुज हो जाएंगे टोटल 28 त्रिभुज हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मान लीजिए 13 व्यक्तियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है तथा प्रथम 7 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है जबकि अंतिम 7 व्यक्तियों का औसत वजन 56 किलोग्राम है। तो 7वें व्यक्ति का वजन होगा, तो 7वें व्यक्ति का वजन जो है 40 किलोग्राम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2019 का कैलेंडर निम्नलिखित वर्षों में से कौन से वर्ष के समान होगा? तो ये जो है ये 2030 के समान होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। एक परीक्षा में पुलकित ने 15 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। निकित ने 35 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका अधिकतम अंक 200 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति बी का वेतन 25% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया तो कुल मिलाकर बी का वेतन कितना है? यानी कि एक व्यक्ति बी का वेतन 25% पहले बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, तो कुल मिलाकर बी का वेतन जो है वह कितना होगा, कितना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 0%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए अनुक्रम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा? तो ये आ जाएगा SVY। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। कौन सा यहाँ पे भिन्न है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन डिजिट आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 119। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक शहर में 4 स्कूल हैं ABCD तथा स्कूल A स्कूल B के पश्चिम में है, स्कूल C स्कूल A के दक्षिण में है। यदि स्कूल D स्कूल C के पूर्व में है तो स्कूल D स्कूल A के किस ओर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 96। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मोहित और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उसकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी हो जाएगी? तो 10 वर्ष बाद मोहित की आयु जो है या 50 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर जे के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो अक्षर जे के बाईं ओर 8वां अक्षर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रवि सुनैना की ओर इशारा करते हुए बताता है कि वह अंकित की बहन रानी के भाई की एकमात्र पुत्री है। सुनैना अंकित से किस प्रकार संबंधित है? तो सुनैना भतीजी या पुत्री के रूप में अंकित से संबंधित है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 40% है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 45 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो कक्षा में लड़कों की संख्या जो है यह कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में संख्याओं को एक समान पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसमें जो लुप्त संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी? तो यह हो जाएगी ऑप्शन ए 33। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी 9। यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 10 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे शनिवार ही होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल 8 त्रिभुज है यहाँ पे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति ए रुपये 180 में रुपये 10 प्रति पेंसिल के मूल्य से 10 पेंसिल और रुपये 4 प्रति कटर के मूल्य से 10 कटर और रुपये 4 प्रति रबड़ के मूल्य से कुछ रबड़ खरीदता है। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है? तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य 6 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्यों आएगा? ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। यदि पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है तो 13वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो 13वां प्रेक्षण जो होगा यह 23 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 128 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 225। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 129 जो है इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 130 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25%। अब यहाँ पे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। दूसरा है कि इन्हें वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी और वर्ष 2023 में पेन नोवाक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया किसको? तो सुदर्शन पटनायक को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जो है विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अप्रैल 2025 में 3 साल बाद बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। दूसरा है कि इस शिखर सम्मेलन का विषय बिमस्टेक समृद्धि, लचीला और खुला है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे वेल बीइंग रिसर्च सेंटर और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा है कि इस रिपोर्ट में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार को दर्शाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के बारे में, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। 21 मार्च याद रखिएगा विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गोल्ड मरकरी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है दलाई लामा को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 में कितने ऐसे हैं जो कि सही सुमेलित हैं? तो एक तरफ श्रेणी है, दूसरी तरफ विजेता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा बिल्कुल सही सुमेलित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
सीन बेकर बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी बिल्कुल सही सुमेलित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और चारों युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज अवार्ड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष का पृथ्वीराज पुरस्कार वास्तुकार लियू जियाकुन को प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है, ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया। तो अल्फ्रेड जो चक्रवात आया था ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और इसने जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा जीएस का प्रश्न जिसको हमने सॉल्व किया। आइए अब हिंदी की तरफ बढ़ते हैं और हिंदी के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हिंदी का यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। तो इच्छा का पर्यायवाची यहाँ पे वासना भी होगा, स्पृहा भी होगा, इहा भी होगा। वित्रिहा यहाँ पे इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वित्रिहा इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो कृष्ण का पर्यायवाची इसमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो कोविद जो है यह पंडित का पर्यायवाची हो जाएगा। यह जो है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। शेष, मुकुंद, दामोदर और कंसारी तीनों कृष्ण के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिण शब्द पर्यायवाची है किसका। तो ये हो जाएगा कुरंग, कुरंग यानी कि हिरण का। बाकी मृगांक जो है यह शेर का, और सिंदूर जो है हाथी का, और चंचला जो है यह बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची जो है इसमें से कौन सा नहीं है। इति जो है यह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। शेष सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी सही आंसर। भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे भंवरा का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा मिलिंद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा वर्ग यहाँ पे शुद्ध है। तो ये अशिन, कारका, कौंधा और सपा, ये जो शब्द दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, कौन सा इसमें से अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी, तिमिर का जो तिरोहित दिया हुआ है सही नहीं है। तिमिर जो है अंधेरा का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मही अचरा बिल्कुल सही है। आद्रिकूट और अज्ञमूर्ख। अटल का जो यहाँ पे अड़चन दिया हुआ है ये बिल्कुल ये सही सुमेलित नहीं है। अटल का हो जाएगा अचल या फिर अडिग, सही पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रजनीचर का पर्यायवाची है। तो रजनीचर जो है किसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो यह हो जाएगा रजनीचर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये मेरु जो है यह रजनीचर का पर्यायवाची नहीं है, ये पर्वत का पर्यायवाची है। बाकी रजनीचर, चोर, रात्रिचर और दस्यु ये तीनों जो है ये रजनीचर के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे असी जो है यह तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आलसी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आलसी का पर्यायवाची यहाँ पे ढीला हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुत का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे बहुत का पर्यायवाची जो नहीं है, यह राशि जो है यह बहुत का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची यहाँ पे पुष्कर जो है या कृष्ण किरण का पर्यायवाची नाम करके तालाब का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे सुआ जो है यह तोते का पर्यायवाची हो जाएगा, या पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है। तो दीवा यहाँ पे जो दीवा है ये दिन का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची यहाँ पे अम्बु जो है यह जल का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। पावस जो है यह वर्षा का पर्यायवाची है। अमीय जो है यह अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है इंद्रियवर, प्रसून, अमृतत्व या फिर परिजात। तो प्रसून जो है यहाँ पुष्प का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर। दूध का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे दूध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो गोरस जो है यह दूध का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है। तो द्विरथ जो है यह तोते का पर्यायवाची ना होकर के हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर।
कटु का सही पर्यायवाची शब्द है, तो कटु का सही पर्यायवाची कर्कश हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का पर्यायवाची यहाँ पे परेवा जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, परेवा जो है कबूतर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा होंठ का पर्यायवाची नहीं है? तो होंठ का पर्यायवाची दम जो है या होंठ का पर्यायवाची नहीं है। देवता का सही पर्यायवाची शब्द है, तो देवता का सही पर्यायवाची अजर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी पारावत कबूतर का ओज जो है यह अद्वितीय का, और अदृश्य जो है यह गायब का पर्यायवाची होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। दास शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो किंकर जो हो जाएगा दास का पर्यायवाची। ऑप्शन डी सही आंसर। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो ये शुद्ध वर्ग ऑप्शन ए हो जाएगा। कछुआ, कुर्म, कमठ, कच्छप। ऑप्शन ए सही आंसर। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो ऑप्शन बी भूधर, महीधर, नगपति और को। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। निशा, राका, मार्तंड, दिनेश, सादस्यता, अभीष्ट, ईसा, जगदीश। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे वीची का जो कुशेशय दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं। कुशेशय जो है यहाँ पे कमल का पर्यायवाची है, जबकि बीची जो है यह तरंग का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शब्द और पर्यायवाची दिया हुआ है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए आनंद का सेवा जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। आनंद का प्रसन्नता सही पर्यायवाची होगा, जबकि सेवा का खिदमत यहाँ पे पर्यायवाची होगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर। बाकी ये तीनों युग बिल्कुल सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? अरण्य मतलब जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो अमरस जो है या जंगल का पर्यायवाची नहीं है। अमरस जो है या क्रोध का पर्यायवाची होगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बगीचा का पर्यायवाची नहीं है? तो बगीचा का पर्यायवाची अक्ष जो है या बगीचा का पर्यायवाची ना होकर के जंगल का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए सही आंसर। सोना का सही पर्यायवाची शब्द है, सोना का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो हेम जो है या सोना का सही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्व का सही पर्यायवाची शब्द है। अश्व का सही पर्यायवाची शब्द है क्या यहाँ पे हो जाएगा? तो सैंधव जो है अश्व का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा वर्ग यहाँ पे शुद्ध है? तो उपल, अस्म, पाषाण और प्रस्तर, ये यहाँ पे सही शुद्ध युग्म है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा। अम्बुद, पारजन्य, जीमूत और तोयद, बादल। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो धात्री का जो यहाँ पे शशि दिया हुआ है, धात्री जो है माता का पर्यायवाची है, शशि जो है या चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। शेष युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नवचर का जो खगोल दिया हुआ है सही नहीं है। नवचर जो है पक्षी का पर्यायवाची है, जबकि खगोल जो है यह आकाश का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म शुद्ध है, तो यहाँ पे जो शुद्ध है वह है गधा का जो यहाँ पे गर्धप दिया हुआ है, बिल्कुल सही युग्म शुद्ध है। जबकि यहाँ पे जबकि जो और युग्म यहाँ पे दिए हुए हैं ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे गधा का गर्धप जो पर्यायवाची दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है दूसरी तरफ पर्यायवाची, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन सी। मकर का जो है दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है जो है या घोड़ा का पर्यायवाची है, जबकि मकर जो है या मछली का पर्यायवाची है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है दूसरी तरफ पर्यायवाची, तो यहाँ पे केतन, केतु, निशान, पताका, अंगज, झस और कंदर्प, मदन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। अंगज जो है यह मार यानी कि कामदेव का पर्यायवाची है, जबकि झस जो है या मछली यानी कि मीन का पर्यायवाची हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कामदेव का सही पर्यायवाची शब्द, तो कामदेव जो है मनोज यहाँ पे सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है,
तो यहाँ पे सब्यसाची, कौंतेय, गांडीवधर, गुडाकेश, ये वर्ग यहाँ पे शुद्ध है। और ये जो है किसका पर्यायवाची, तो अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रसाल का सही पर्यायवाची शब्द है। तो रसाल जो है यह सहकार का सही पर्यायवाची सही हो जाएगा। रसाल और सहकार दोनों जो है आम के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो यहाँ पे जो वर्ग शुद्ध है वह है ऑप्शन ए, नाहर, मृगारी, सारंग, शार्दूल, ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। सिंह यानी कि शेर के पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो रसदंड का मधुराशव दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। रसदंड जो है यह ईख यानी कि गन्ने का पर्यायवाची है, जबकि मधुराशव जो है आम का पर्यायवाची है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग शब्द युग्म जो है अशुद्ध है। कौन सा यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी जो अच्युत का नटराज दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। अच्युत जो है या विष्णु का पर्यायवाची है, जबकि नटराज जो है या भगवान शिव का पर्यायवाची है। तो दोनों शब्द अलग अलग हो जाएंगे, इस वजह से ये सही सुमेलित नहीं है। अशुद्ध यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो नाग का पर्यायवाची यहाँ पे केसी नहीं होगा। ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पादप का पर्यायवाची नहीं है। तो पादप का पर्यायवाची इसमें से अज जो है या पादप का पर्यायवाची ना होकर के ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कलानिधि का जो अंशुमाली दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। कलानिधि जो है यह चांदनी का पर्यायवाची हो जाएगा, जबकि अंशुमाली जो है यह सूर्य का पर्यायवाची है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शब्द है, दूसरी तरफ पर्यायवाची है। सुरभि, भद्रा, कुंभी, हस्ती, कलश, धेनु, आयन, निकेतन। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी कलश का जो धेनु दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। कलश जो है या घड़ा का पर्यायवाची है, जबकि धेनु जो है या गाय का पर्यायवाची है। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो महताब जो है यह चांदनी का पर्यायवाची ना होकर के चंद्रमा का ये पर्यायवाची है महताब। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयल का पर्यायवाची नहीं है। बोहित, पिक, श्यामा, सारिका। तो यहाँ पे बोहित जो है यह किसका पर्यायवाची है, तो ये नाव का पर्यायवाची है। बाकी पिक, श्यामा और सारिका ये तीनों जो है ये कोयल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुत्री का सही पर्यायवाची शब्द है। तो पुत्री का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चपला। चपला जो है यह बिजली का पर्यायवाची है, जबकि तनया जो है यह पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी चपला जो है या बिजली का पर्यायवाची होगा। इला जो है या सरस्वती का पर्यायवाची होगा। धरती का भी पर्यायवाची होता है, यानी कि पृथ्वी का। तात जो है या पिता का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, और वो वर्ग कौन सा है, तो वो वर्ग यहाँ पे जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। भूमिजा, वैदेही, मैथिली, उर्विजा ये सब किसका है, तो ये सीता जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा यहाँ पे एक युग्म है जो अशुद्ध है। चश्मा का जो प्रवीण दिया हुआ है सही नहीं है। प्रवीण जो है चतुर का पर्यायवाची होता है, जबकि चश्मा जो है या झरना का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शेष सभी युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शब्द है, दूसरी तरफ पर्यायवाची दिया हुआ है। भव, संग्राम। तो भव जो है या संसार का पर्यायवाची है, जबकि संग्राम जो है या युद्ध का पर्यायवाची है। तो यही यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। शेष युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घृणा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द इसमें से घृणा का पर्यायवाची नहीं है, तो वृत्त जो है या घृणा का पर्यायवाची ना होकर के गोला का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द झरना का पर्यायवाची नहीं है। तो झरना का पर्यायवाची यहाँ पे अग्निशिखा जो है यह ज्वाला का पर्यायवाची है, झरना का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युवती का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे युवती का जो पर्यायवाची नहीं है यह है कुढ़न। कुढ़न जो है यह ईर्ष्या का पर्यायवाची हो जाएगा। शेष सभी युवती के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो सिंधुजा जो है यह द्रौपदी का पर्यायवाची ना होकर के यह लक्ष्मी का
पर्यायवाची होगा, सिंधुजा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 200 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया, यानी कि 60 प्रश्न हमने यहाँ पे हिंदी का सॉल्व किया और 140 प्रश्न हमने जीएस का सॉल्व किया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। अब ज़्यादा दिन शेष नहीं बचा है, तो जितना हो सके मेहनत कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छी वैकेंसी अभी तो कुछ दिन में नहीं आने वाली है। तो इस पर फोकस कर लीजिए अच्छे से। आप लोगों को पता होगा कि पेट का फॉर्म पड़ा है और उसमें लगभग 24 लाख के इर्द गिर्द फॉर्म पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इतने फॉर्म पड़े हैं। तो इसलिए अभी इधर ये अच्छी वैकेंसी है, इस पर फोकस करिए, अच्छे से तैयारी करिए और टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, बिल्कुल भी कोताही मत करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।